4 कदम चलकर गेट के इस तरफ आता था, फिर टहलता हुआ गेट की दूसरी तरफ चला जाता था। स्टेन गन इसने कंधे से लटकाई हुई थी। मुझे सिर्फ यही टारगेट मारना था। आगे रास्ता साफ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कश्मीरी लीडर को इतनी जल्दी टॉर्चर सेल से निकाल कर ले आया हूँ। तहखाने में इंडियन सिपाही की लाश पड़ी थी। इसकी खबर सुबह ही किसी को हो सकती थी। यह भी हो सकता था कि किसी को ख्याल आ जाए कि फलां जवान जेर हिरासत कैदी का खाना लेकर आ गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अगर अब तक किसी को खबर नहीं हुई थी तो दिन निकलने पर ही लाश मिल सकती थी। लाश की मुझे ज्यादा फिक्र इसलिए नहीं थी कि इसे भी सांप ने ही काटा था और इस लाश को भी सांप के खाते में ही डालना था। मैं रेंगता हुआ अंधेरे में से होकर गेट के पीछे आया और गेट पर जो आड़े तिरछे बांस लगे थे इन पर चढ़ गया। मैं ऐसी पोजीशन में बैठ गया कि जहां से मैं करीब से गुजरते हुए संतरी पर आसानी से हमला कर सकता था। संतरी टहलता हुआ गेट की एक तरफ गया, वहां थोड़ी देर के लिए रुक गया। खुदा जाने वो क्या कर रहा था। कभी झुक कर जमीन पर देखता, कभी वर्दी की जेब को टटोलता। मैं दिल में इसे बुरा भला कहने लगा कि कम वक्त इतनी देर क्यों लगा रहा है। आखिर वो वापस मुड़ा, आराम आराम से टहलता। जैसे ही मेरे करीब से गुजरकर एक कदम आगे हुआ, मैंने इसकी गर्दन पर छलांग लगा दी। मुझे सिर्फ इतना कमाल दिखाना था कि इससे पहले कि संतरी की आवाज निकले या वो हाथ ऊपर करके मुझे गर्दन से झाड़े या अलग करने की कोशिश करे, इस वक्त तक मैं अपना काम कर लूं। मैंने ऐसा ही किया। कुछ मुझे इस एक्शन का तजुर्बा भी हो चुका था। भारतीय संतरी की गर्दन से चिमटा और इसकी गर्दन पर डसना, ये दोनों काम एक ही वक्त में हो गए। गले पर डसने का एक फायदा ये हुआ कि सबसे पहले इसकी आवाज बंद हो गई थी। मैं अभी तक इसकी गर्दन से ही चिमटा हुआ था कि इसके जिस्म ने लर्जना शुरू कर दिया। वो लर्जते हुए एक तरफ को घूम गया। मैंने इसकी गर्दन से नीचे छलांग लगा दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर ही लर्जने लगा। मैं इसे देख रहा था, फिर इसका जिस्म साकित हो गया। मैं तेजी से इसके मुंह के पास गया। इसका सांस बंद हो चुका था। इस काम से फारग होते ही मैं जल्दी जल्दी इस जहाड़ी के पास गया जहां कश्मीरी लीडर स्टेन गन लिए बैठा अंधेरे में गेट की तरफ देख रहा था। इसको मैं नजर नहीं आया। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, संतरी मर चुका है, आ जाओ। वो उठने लगा तो मैंने इसे सख्ती से कहा, गुलाम हुसैन झुक कर चलो, क्वार्टर गार्ड संतरी देख लेगा। गेट पर से इसी तरह कूद जाना, चलो। मैं उछल कर इसके कंधे से चिमट गया। कश्मीरी लीडर ने गार्ड संतरी को गिरते देख लिया था। वो तेज तेज कदम उठाता, झुक कर चलता गेट के पास आकर बैठ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, बैठने का वक्त नहीं है गुलाम हुसैन, गेट पर से कूद जाओ। वो उठा और गेट के ऊपर से बाहर की तरफ कूद गया। मैंने कहा, बाईं जानब अंधेरे में भाग चलो। वो इसी जानब भाग खड़ा हुआ। वो जहाड़ियों और दरख्तों के दरमियान अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। मैं इसके कंधे से चिमटा अंधेरे में इसकी रहनुमाई कर रहा था और कहता जा रहा था, अब बाएं जानब मुड़ जाओ, अब दाएं जानब हो जाओ, क्योंकि मुझे सारे रास्ते का इल्म था। हम दरख्तों में से निकलकर ऊंचे नीचे छोटे छोटे टीलों में आ गए। ये टीले नहीं थे, वहां से जमीन ऊंची नीची थी। मैंने इसे कहा, गुलाम हुसैन थकना बिल्कुल नहीं, तुम्हें कम से कम आध घंटे तक दौड़ते चले जाना है। इसका सांस फूल गया था। भारतीय दरिंदों ने इसे इस कदर अज़ियतें दी थी, इतना टार्चर किया था और इतने फाके कराए थे कि इसके जिस्म की आधी ताकत जाया हो चुकी थी। फिर भी इसने कहा, फिक्र ना करो, मैं अल्लाह का सिपाही हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। वो दौड़ता चला जा रहा था क्योंकि वहाँ जहाड़ियाँ ज्यादा गुंजान नहीं थी और पगडंडियाँ सी बनी हुई थी। ये पगडंडियाँ मुझे अंधेरे में साफ नजर आ रही थी। मैं इसे इन पर दौड़ा रहा था। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हम फौजी कैंप से दूर निकल जाएं, क्योंकि गार्ड संतरी की लाश मिलने पर वहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती थी। जब मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा हाँपने लगा है तो मैंने इसे कहा, गुलाम हुसैन थोड़ी देर रुक जाओ। वो वहीं बैठ गया। स्टेन गन इसने जमीन पर रख दी। मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, इतनी देर तुम सांस ले लो, मैं पीछे जाकर देखता हूँ कि कोई हमारा ताकुब तो नहीं कर रहा। मैं इसके कंधे से उतरकर अकब में टीलों की तरफ निकल गया। मैंने 2 मिनट तक करीब का इलाका अच्छी तरह देख लिया, वहाँ कोई नहीं था। कैंप की रोशनियां टीले की ओट में हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी कश्मीरी लीडर के पास आ गया। इसका सांस कुछ दुरुस्त हो गया था। मैंने जाते ही कहा, पीछे सब कुछ ठीक है, अब चल पड़ो।
मैं इसके कंधे पर आ गया। कश्मीरी लीडर ने उठते हुए पूछा, तुम्हारी कमांडो पार्टी का हाइड आउट कितनी दूर है? मैंने कहा, ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ हमारी पार्टी का शायद ही कोई आदमी हो, लेकिन मैं हाइड आउट चेक जरूर करना चाहता हूँ। अब दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस जरा तेज तेज चलो। सामने जो दरख्त हैं इनके दरमियान से होते हुए दाएं जानब मुड़ जाना, आगे एक छोटी नदी आएगी। वो तेज तेज चलता जा रहा था, मैं अपनी नजरों से इसे रास्ता दिखा रहा था। दरख्तों में से गुजरने के बाद नदी आ गई। हमारी कमांडो पार्टी इसी नदी के छोटे से पुल से गुजरकर फौजी कैंप की तरफ गई थी। इस नदी को देखकर मेरी भी तसल्ली हो गई कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने नदी पार कर ली और सामने वाले जंगल में दाखिल हो गया। कश्मीरी लीडर ने कहा, यहाँ बड़ा अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, तुम्हारी तरफ से मैं देख रहा हूँ, कदम उठाओ, सामने झाड़ियाँ ही हैं, इनके दरमियान से गुजरते जाओ। इसने ऐसा ही किया। ये जंगल वाकई बड़ा खतरनाक था। झाड़ियों के बाद दरख्त एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि गुजरना मुश्किल था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, लेकिन एक जगह मुझे स्तून की तरह ऊपर को उठी हुई एक काली चट्टान नजर पड़ी। ये चट्टान हमारी कमांडो पार्टी को भी मिली थी और हम इसके करीब से गुजरते थे। मेरा एतमाद बहाल हो गया। अब मुझे याद आ गया कि हमारा खुफिया हाइड आउट इस जंगल के दूसरे किनारे पर था। कुछ टीले एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ थे। हमने ये घना जंगल करीबन आधे घंटे में तय किया। ये धड़का भी मुझे लगा था कि किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा न निकल आए। इन जंगलों में शेर और चीते कसरत से पाए जाते थे, लेकिन खुदा का शुक्र रहा रास्ते में कोई शेर चीता न मिला और हम अपने हाइड आउट के पास पहुंच गए। दो टीले बिल्कुल साथ साथ खड़े थे। एक की ढलान खत्म होती तो दूसरे टीले की चढ़ाई शुरू हो जाती थी। इनके पीछे एक जगह कमांडो खालिद और इनके साथियों ने एक खुफिया ठिकाना बना रखा था। मैं वहां इनके साथ आ चुका था। जब हम खुफिया ठिकाने में दाखिल हुए तो वो खाली पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। कश्मीरी लीडर बैठ गया, कहने लगा, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने इसे बताया कि कमांडो पार्टी मेरा 2 दिन इंतजार करने के बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से भोपाल रवाना हो गई होगी। वो कहने लगा, भोपाल तो यहाँ से काफी दूर होगा। मैंने कहा, इतनी दूर भी नहीं है, आगे एक कस्बा है जहाँ से लारियां और यक्के भोपाल की तरफ जाते हैं, मगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर भोपाल कैसे पहुँचेंगे? इसने पूछा। मैं खुद यही सोच रहा था। मैंने कुछ देर गौर किया और फिर कहा, गुलाम हुसैन, मेरा ख्याल है हमें कस्बे की तरफ ही निकल जाना चाहिए। अगर हमने देर कर दी और फौजी कैंप में तुम्हारे फरार का कैंप कमांडर को इल्म हो गया तो हमारा भोपाल पहुंचना नामुमकिन होगा। कैंप की पलटून इस इलाके को घेरे में ले लेगी। वो उठ खड़ा हुआ, तो फिर देर न करो करमदाद, अभी निकल चलते हैं। हमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया था, हमें ऐसा ही करना चाहिए था। हम इसी वक्त खुफिया ठिकाने से निकलकर कस्बे की सम्मत रवाना हो गए। जंगल खत्म हो गया था और ऊंचा नीचा मैदानी इलाका और खेत शुरू हो गए थे। हम मैदानों को अबूर करके खेतों में से गुजरने लगे। कुछ देर रुकने के बाद दूर से कस्बे की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगी। कस्बे में जाकर मालूम हुआ कि अभी रात के 11 भी नहीं बजे। मुश्किल ये पेश आए कि कश्मीरी लीडर के पास लारी का किराया नहीं था। इसका हुलिया भी मफरूर कैदियों वाला था। मैं सांप की शक्ल में था। कस्बे के बाहर एक जगह एक लारी खड़ी थी जिसमें कुछ मुसाफिर बैठे हुए थे और ऊपर सामान लदा हुआ था। मैंने गुलाम हुसैन से कहा, वहां चलकर किसी से पूछो कि ये लारी कहाँ जा रही है। बस तुम सिर्फ इतना ही पूछना, आगे कोई बात न करना। वो लारी के पास आ गया। एक हिंदू लाला जिसने हिंदू लालों की तरह धोती बांध रखी थी, लारी के आगे ड्राइवर के पास खड़ा इससे बातें कर रहा था। कश्मीरी लीडर एक तरफ खड़ा हो गया। लाला ड्राइवर से कह रहा था, भोपाल जाते ही गंगा देवी से कहना कि मेरी तरफ से भगवान शिव के मंदिर में 5 शेर लड्डू पुजारियों को खुद जाकर दे आए और लारी तेज मत चलाना। अभी मैंने इसकी इंश्योरेंस नहीं कराई। समझ गए? ड्राइवर ने बेड़ी का कश लगाकर कहा, समझ गया मालिक, बस 2-4 मिनट सवारियों को देख लूं, ना मिली तो चल पड़ना, ज्यादा रात हो जाएगी। मैं समझ गया कि ये लाला इस लारी का मालिक है और ये लारी भोपाल जा रही है। लाला लारी से हटकर अड्डे की तरफ जाने लगा तो कश्मीरी लीडर से पूछा, क्या बात है जी, भोपाल जाना है तो बैठ जाओ लारी में। मैंने इंसानी आवाज में लाला से कहा, लाला ये आदमी मेरा भक्त है, मैं शिव जी महाराज का सांप हूँ। और ये कहकर मैंने कश्मीरी लीडर के कंधे पर बैठे बैठे अपना फन फैला दिया। लाला इस वक्त लारी से कुछ 6-7 कदमों के फासले पर जरा अंधेरे में था।
लॉरी का ड्राइवर लॉरी की दूसरी जानब खड़ा अपने क्लीनर से बातें कर रहा था। लाला ने एक आदमी के कंधे पर फनदार सांप को देखा तो थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, डरो नहीं बालिक, मुझे मालूम है तुम भी शिव जी महाराज के भक्त हो। मुझे शिव जी ने तुम्हारे पास ये पैगाम देकर भेजा है कि हमारे इस भक्त को अपनी लॉरी में भोपाल पहुंचा दो। मेरे लिए ये अदाकारी करनी कोई मुश्किल नहीं थी, मैं ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता था। मैं सांप की शक्ल में था, मैं इंसानों की आवाज में बातें कर सकता था और ये मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिंदू शिव जी महाराज को भगवान का एक रूप मानते हैं और शिव जी महाराज के सर पर हमेशा एक सांप फन खोले बैठा रहता है। हिंदू लाला तो हाथ जोड़ने लगा, बोला, महाराज मेरे धन भाग कि मैं शिव जी महाराज के भक्तों की सेवा करूं। मैंने कहा, ये बात किसी को मत बताना कि तुमने शिव जी महाराज के नाक से बातें की थी। लाला थरथराती आवाज में बोला, महाराज मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, पधारिए महाराज। इसने कश्मीरी लीडर के आगे हाथ बांध कर कहा। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, शिव जी के भक्त, हमने अपना वचन पूरा कर दिया, लाला जी की लॉरी में बैठकर भोपाल पहुंच जाओ, चलो। कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन ने इस किस्म के मुकालमे भला पहले कहाँ सुने होंगे। वो एक बाअमल मुजाहिद था और दुश्मन से जंग कर रहा था। हैरान होकर बातें सुनता रहा। जब मैंने इसे लारी में सवार होने को कहा तो वो जल्दी से लारी की तरफ चल पड़ा। लाला जी इसके आगे आगे थे। लाला जी ने जाते ही ड्राइवर से कहा, मुल्की दास ये हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, इन्हें बड़े आराम से अपने साथ बिठाकर भोपाल पहुंचा दो। ड्राइवर बोला, मगर लाला जी फ्रंट सीट तो बुक हो चुकी है। लाला जी ने इसे डांटते हुए कहा, जिसकी सीट है इसको पैसे वापस कर दो, मेरे मेहमान को फ्रंट सीट पर बिठाओ। ड्राइवर ने बहुत अच्छा लाला जी कहकर कश्मीरी लीडर से कहा, आ जाओ जी। मैं इस दौरान कश्मीरी लीडर की कमीज के अंदर छुप गया था। कश्मीरी लीडर फ्रंट सीट पर बैठ गया। लाला जी हाथ बांधे करीब आकर बोला, महाराज मुझे कोई सेवा बताएं। कश्मीरी लीडर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ड्राइवर ने लारी स्टार्ट कर दी। जिस वक्त हम भोपाल पहुंचे रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। लारी अड्डे पर कश्मीरी लीडर उतर गया। मैंने इससे कहा, जिस तरफ मैं कहूं इस तरफ चलते जाना, ये इलाका मेरा देखा भाला है। रात की तारीकी मेरी निगाहों में हायल नहीं हो रही थी। मैं इसे शहर से बाहर बारादरी के खंडर पर ले आया। यहाँ से कमांडो खालिद की कमेन गाह ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही हम कमेन गाह के पास आए, दो आदमियों ने अंधेरे से निकलकर कश्मीरी लीडर को घेर लिया। कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने अंधेरे में इन लोगों को पहचान लिया। ये हमारी कमांडो पार्टी के जवान थे। इनमें कमांडो अरशद भी था। इन लोगों ने मुझे सांप के रूप में देखा हुआ था। मैं जल्दी से कश्मीरी लीडर की कमीज से निकलकर इसके कंधे पर आ गया और इंसानी आवाज में कहा, मैं करमदाद हूँ, ये कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन है। कमांडो अरशद ने स्टेन गन नीचे कर ली और कहा, खुदा का शुक्र है तुम लोग खैरियत से पहुंच गए, अंदर आ जाओ, कमांडो खालिद हुजरे में है। कमांडो खालिद हुजरे में सो रहा था। इसे अरशद ने जगा दिया और कहा, करमदाद कश्मीरी लीडर को लेकर आ गया है। कमांडो अरशद ने लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। कमांडो खालिद आंखें मलते हुए कश्मीरी लीडर को देखने लगा। मैंने कहा, खालिद भाई, ये हमारा कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन है। कश्मीरी लीडर से भी मैंने खालिद का तारुफ करवाया। दोनों एक दूसरे से गले लग कर मिले। करमदाद, तुमने कमाल कर दिखाया कि गुलाम हुसैन को वहां से निकाल कर ले आए। हमने तुम्हारे सिग्नल की आवाज सुन ली थी, समझ गए थे कि तुम किसी मुश्किल में फंस गए हो, मगर हम तुम्हारी मदद करने की पोजीशन में नहीं थे। मजबूरन वहां से चल दिए। हाइड आउट में आकर हमने 2 दिन तक तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम ना आए तो वापस भोपाल आ गए। मैंने कमांडो खालिद को अपनी सारी रोदात सुनाई तो वो बोला, इस दफा खुदा ने तुम्हारी मदद की, तुम ऐन वक्त पर सांप की शक्ल में तब्दील हो गए। मैंने कहा, कुछ समझ में नहीं आता खालिद भाई, ये मेरे लिए मुसीबत भी है और इससे मुसीबत दूर भी हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि अब मैं इस बार बार की काया पलट से सख्त तंग आ चुका हूँ। कमांडो खालिद बोला, जिस रोज अल्लाह ने चाहा तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने अपनी बीवी जमीला के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, जमीला भाभी तुम्हारे लिए बड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने इसे नहीं बताया कि तुम फौजी कैंप में रह गए हो। मैंने यही कहा कि एक जरूरी काम से तुम्हें मुंबई जाना पड़ गया है। अब तुम भी इसे यही बताना कि तुम मुंबई से आए हो। मैंने कहा, काश मैं आदमी की शक्ल में होता और करमदाद बनकर इससे मिलता। सांप बनकर मिलने से जमीला को भी दुख होता है। कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक सांप को इंसान की आवाज में बातें करते देख रहा हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि आप दुश्मन की कैद से रिहा होकर हमारे पास आ गए। जिस तरह मैं आपके सामने बैठा
آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یقین کریں اسی طرح ہمارا مجاہد ساتھی کرمداد بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے کشمیری لیڈر سے پوچھا اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ بولا میں جتنی جلدی ہو سکے واپس جانا چاہتا ہوں، کشمیر کے جہاد میں میرے ساتھیوں کو میری ضرورت ہے۔ کمانڈو خالد کہنے لگا انشاءاللہ ہم آپ کو کل رات کو کشمیر کی طرف روانہ کر دیں گے، ہمارے 2 کمانڈو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ جائیں گے۔ اس وقت وہاں کھانا آ گیا، کشمیری لیڈر کو ہم نے سیر ہو کر کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ وہ کہنے لگا ایک مدت کے بعد میں نے کھانا کھایا ہے۔ انڈین آرمی نے مجھ پر ہر قسم کا تشدد کیا، اگر کرمداد میری مدد کو نہ پہنچتا تو آج رات کے پچھلے پہر ان لوگوں نے مجھے شوٹ کر دینا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کشمیری لیڈر کو ہم نے وہیں ایک طرف سلا دیا۔ کمانڈو خالد بھی سو گیا، میں کونے میں بیٹھا جاگتا رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسرے دن جمیلہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ مجھے سانپ کے روپ میں دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی، لیکن میری آواز سن کر اس کا چہرہ کھل گیا۔ کہنے لگی تم اکیلے ممبئی کیوں چلے گئے تھے؟ اگر راستے میں کوئی سپیرا تمہیں پکڑ لیتا تو میں کیا کرتی؟ میں نے کہا میں اکیلا نہیں گیا تھا جمیلہ، اپنا ایک آدمی میرے ساتھ تھا۔ جمیلہ دوپہر تک ہمارے پاس ہی رہی، پھر وہ کمانڈو خالد کی سسٹر کے ہاں چلی گئی۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ پاکستان کب جانا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے، لیکن میں جب تک بنگال کے مکتی باہنی والوں سے مسلمان خواتین کی بے حرمتی اور ان کے اغوا کا بدلہ نہیں لے لیتا میں پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں نے جمیلہ کو نہیں بتائی تھی، کمانڈو خالد کو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ اسی روز رات کے اندھیرے میں کمانڈو خالد نے اپنے 2 بڑے تجربہ کار اور تربیت یافتہ کمانڈوز کے ساتھ کشمیری لیڈر غلام حسین کو سری نگر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کرمداد بھائی اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکتی باہنی سے بدلہ لیے بغیر پاکستان نہیں جا سکتا۔ میرا پلان یہ ہے کہ یہاں سے کولکتے جاؤں گا اور جہاں جہاں مکتی باہنی والے ہیں انہیں تلاش کر کے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور اگر مجھے اغوا کی ہوئی کسی پاکستانی خاتون کا سراغ ملا تو میں اسے نکال کر اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کی کوشش کروں گا۔ کمانڈو خالد نے کہا تم مکتی باہنی والوں کو کہاں تلاش کرو گے؟ کولکتہ بڑا وسیع شہر ہے۔ میں نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، مجھے 3 مکتی باہنی بدماشوں کے ٹھکانوں کا علم ہے۔ سب سے پہلے میں انہیں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اگر دوسرے لوگوں کا سراغ نہ بھی ملا تو کم از کم ان بدماشوں سے تو ضرور بدلا لوں گا جن کو میں دیکھ چکا ہوں اور جن کے ٹھکانے کا مجھے علم ہے۔ ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کمانڈو خالد کی اس بہادرانہ پیشکش پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ ہوگے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں وہاں بہو بازار والے حاجی فرید صاحب کے ہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ کمانڈو خالد کہنے لگا ہمیں کسی واقف کے ہاں ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے، ہم ایک خطرناک اور خفیہ مشن پر جا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، ہم اسی کے پاس ٹھہریں گے۔ میں نے کہا تو پھر اسے تم آج ہی اطلاع کر دو، ہم کل سے چل پڑیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے مزید دیر کر دی تو ہو سکتا ہے کہ مکتی باہنی کے بدماش کولکتے سے کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ کمانڈو خالد بولا ٹھیک ہے، ہم کل شام کو جانے والی گاڑی پکڑیں گے، میں جمیلہ کو بتائے بغیر اس مشن پر جانا چاہتا ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا اوکے، میں اسے کہہ دوں گا کہ ہم پاکستان جانے کے سلسلے میں ایک آدمی سے ملنے امرتسر جا رہے ہیں۔ ہم نے کولکتے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کمانڈو خالد نے بنگالیوں کا پہناوا دھوتی کرتا پہن لیا۔ موسم بھوپال میں بھی بدلنے لگا تھا، سردی کم ہونا شروع ہو گئی تھی، بنگال میں باقاعدہ گرمیوں کا موسم تھا۔ کمانڈو خالد نے جمیلہ کو شام کے وقت پیغام بھجوایا کہ مجھے اور کرمداد کو پاکستان جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک آدمی سے ملنے امرتسر جانا پڑ گیا ہے، 2-1 روز میں واپس آ جائیں گے۔ ظاہر ہے جمیلہ سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ بات میں خود اسے کہوں گا تو وہ مجھے کبھی جانے نہیں دے گی۔ شام کے 6:30 بجے میں اور کمانڈو خالد اپنی خفیہ کمین گاہ سے نکل پڑے۔ بنگالی لباس میں وہ بالکل ہندو بنگالی لگ رہا تھا۔ ایک آٹومیٹک پستول اس نے اپنی دھوتی کے اندر چھپا کر رکھ لیا تھا، میں اس کی بنیان کے اندر چھپا ہوا تھا، لیکن کمانڈو خالد نے کہا بنیان کے اندر تم پر کسی نہ کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، میں تمہیں کرتے کی جیب میں چھپا لوں گا، اس طرح تمہیں ہوا بھی لگتی رہے گی اور تم جیب میں سے سر نکال کر باہر کا منظر بھی دیکھ سکو گے۔ اس نے مجھے اپنے کرتے کی بغل والی جیب میں چھپا لیا، میں چھوٹا سانپ تھا، اس کی جیب میں آسانی سے آ گیا۔ 2 کمانڈو مجاہد خالد کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ اسٹیشن تک گئے، انہوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور چادروں کے اندر آٹومیٹک پستول چھپائے ہوئے تھے۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن
स्टेशन पर पहुंचाकर वो वापस चले गए। भोपाल स्टेशन पर काफी रौनक थी। कोलकाता जाने वाली सवारियां प्लेटफार्म पर अपने अपने सामान के साथ बैठी थीं। कमांडो खालिद भी एक महफूज जगह देखकर बैठ गया। कोलकाता जाने वाली ट्रेन लेट थी, वो 1.5 घंटे बाद आई। काफी रश था, हम एक डिब्बे में सवार हो गए। ट्रेन कोलकाता की तरफ चल पड़ी। ये भी काफी लंबा सफर था, सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन शाम के वक्त ट्रेन कोलकाता के हुडा स्टेशन पर पहुंची। रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। कमांडो खालिद ने स्टेशन से बाहर आकर एक मोटर रिक्शा लिया और इसे किसी जगह चलने को कहा। मैं इसकी जेब में ही था, कभी कभी सर बाहर निकाल कर बाहर का मंजर देख लेता था। मोटर रिक्शा कोलकाता के बारौनक बाजारों में से गुजर रहा था। इस शहर से मेरी थोड़ी बहुत वाकफियत हो चुकी थी।